नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे, आधुनिक भारत को पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब पढ़ेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत जो हमें पढ़नी होती है मेनली रूप से अंग्रेजी शासन को पढ़ना होता है। मतलब अंग्रेज़ों के शासन को पढ़ते हैं एवं इससे संघर्ष को पढ़ते हैं। इसी को इसके दौरान पढ़ना होता है पूरा मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। और मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप कोई पब्लिक सर्विस कमीशन उठाइए या एफआई, दरोगा, जो भी देखना है, ग्रुप डी, रेलवे, जहाँ भी हिस्ट्री पूछा जाता है तो मॉडर्न हिस्ट्री का हमेशा दबदबा होता है। दबदबा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त। अगर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें अगर 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है तो बाकी एनफाइंट और मिडाइवल दोनों मिला करके भी 10 नहीं आ पाते मेरे दोस्त। इस रेशियो में क्वेश्चन आते हैं। तो कम पढ़ने पे, मतलब कम इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट यहाँ पे है। कम इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। देखिए मेरे दोस्त, चार्ट वाइज पढ़ेंगे। ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल होता है मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है ना। तो इसको कोशिश करेंगे जितना आराम से पढ़ा दिया जाए उतना बेहतर है। और ये जो आपको तैयारी करवाया जाएगा मेरे दोस्त, वनडे एग्जाम के लिए करवाया जाता है। देखिए, सब्जेक्टिव के लिए जो लैंग्वेज बनाना होता है, वो लैंग्वेज मतलब समझ रहे हैं ना, वो पैराग्राफ लिखना हम नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो फैक्ट है, जो डेटा है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, उसको याद करवाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर हो तो क्वेश्चन ना छूटे। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का ही प्री ले लीजिए तो प्री का क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। देखिए, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ से शुरुआत होती है अंग्रेजी शासन और संघर्ष, तो पहले यूरोपीय कंपनी आती है। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि यूरोप, आप जानते हैं ये इधर है और ऐसे एशिया है, इससे जुड़ा हुआ, और यहाँ पे इंडिया पड़ता है अपना इधर। तो यहाँ से पहले ज़मीन के रास्ते से व्यापार चलता था यूरोप तक। लेकिन मेरे दोस्त, बीच में ना यहाँ पे तुर्की पड़ता है, जिसको कफ्तुनतुनिया बोलते हैं। इसको कफ्तुनतुनिया बोलते हैं मेरे दोस्त। इस क्षेत्र पे 1453 ईस्वी में क्या होता है कि नीचे से इधर अरब पड़ता है, अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप वाले इस पर हमला कर देते हैं। जैसे सऊदी अरब, यमन, ओमान, अबू धाबी, जो भी आप देख रहे हैं, ये सब अरब प्रायद्वीप में है। तो अरब वासी ने हमला करके कुफ्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और जो व्यापार मार्ग था उसको अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया, ठप कर दिया उसको। तो स्थल के रास्ते भारत से कहिए या फिर ऐसा कह लीजिए आप कि पूर्वी दक्षिणी एशिया जो था, दक्षिण पूर्व एशिया जो था, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इस क्षेत्र से व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। चीन, उस टाइम चीन से भी अच्छा व्यापार चलता था मेरे दोस्त यूरोप का। तो चीन, भारत, इन सबों से व्यापार ठप हो गया। अच्छा, यूरोप में ठंडी बहुत पड़ती है, इस रीजन में ठंडी बहुत पड़ती है, तो इस चलते इन लोगों को मसाले की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। पेपर सॉल्ट वगैरह को चिकन मटन पे लगा कर खाते थे ये लोग। काली मिर्च की इनको बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो इस चक्कर में ये मसाले की खोज में निकले, ठीक है ना। तो इनको भारत ही अल्टीमेटली आना था। तो अलग अलग लोग निकले। जैसे इधर स्पेन, पुर्तगाल, सारा कंट्री इधर ही है, फ्रांस, इधर इंग्लैंड पड़ता है, हट के थोड़ा सा, इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं बीच में, ठीक है। तो ये लोग खोज में निकल रहे थे। तो पुर्तगाल और स्पेन का सबसे बड़ा योगदान था खोज में। तो पुर्तगाल के एक राजा थे जिसको हेनरी नाम था, हेनरी नाम था। इनको द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब खोजकर्ता के नाम से ही जाना जाता है। तो देखिए, जो हमें पॉइंट याद रखना है वो क्या है कि यहाँ पे अगर इंडिया है, ये इंडिया मान लेते हैं, और इधर यूरोप है, इनके बीच में पहले भी व्यापार चलती थी। लेकिन बीच में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कफ्तुनतुनिया। इस रीजन में आक्रमण होता है 1453 में अरब के द्वारा, और व्यापार ठप हो जाती है और व्यापार बंद हो जाती है भारत के साथ। तो ये लोग जलीय रास्ता के खोज में निकलते हैं, जल मार्ग की खोज में निकलते हैं। तो यूरोप से जब ये लोग जल मार्ग की खोज में निकलते हैं इंडिया के लिए, तो इन्हें ये बात पता चल चुका था कि पृथ्वी गोल है। तो सबसे पहले कोलंबस, मतलब निकले तो पहले और भी थे, लेकिन फेमस जिनका नाम आता है वो कोलंबस। तो पहले कोलंबस जो है ये 1492 में जब इधर से निकले तो
इंडिया इधर है, इंडिया इनको ना आकर के ये अमेरिका चले गए। इधर देखिए, ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ऐसे अफ्रीका पड़ता है, और ये एशिया पड़ता है, इधर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही है मैप पे देखिएगा तो ये अमेरिका चले गए इधर। जब ये अमेरिका पहुँचे तब इनको लगा कि चलिए ये भी ठीक ही जगह है, तो ये वहीं रह गए, ठीक है ना। कोलंबस तो पूछता है कि कोलंबस ने किसकी खोज की, तो इन्होंने अमेरिका की 1492 में खोज की। ये इसभी याद रखिएगा। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि कोलंबस ने किसकी खोज की, क्योंकि ये बच्चों वाली क्वेश्चन है, वो पूछता है कि कब की, 1492, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और नाम था जिनका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये 1498, उनसे 6 वर्ष बाद, देखिए रिलेट करके याद रखिएगा मेरे दोस्त, कोलंबस 1492 में निकले, ये 1498 में 6 वर्ष के बाद निकले, और ये भारत पहुँचे। देखिए भारत की खोज नहीं की गई मेरे दोस्त, भारत तो पहले से ही ये देश था, सबको पता था कि ये देश है। सिकंदर के टाइम से ये पता था कि भारत एक अपना देश है, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा ने जलीय मार्ग की खोज की, जलीय रास्ता की खोज की, और ये दक्षिण अफ्रीका से होते हुए आए, दक्षिण अफ्रीका के नीचे से होते हुए आए। तो ये जिस रास्ता की खोज की है उसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप, ये रास्ता का नाम है मेरे दोस्त, ऐसे केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इन बातों को, ठीक है मेरे दोस्त। 1498 अच्छा, ये सब पुर्तगाली थे, ये जो भी आ रहे थे ये पुर्तगाली थे सब, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या हुआ, 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं, भारत के लिए निकलते हैं। तो ये भारत के नीचे इधर जब देखिएगा तो इधर केरला पड़ता है। तो जब ये केरला में पहुंचते हैं कालीकट बंदरगाह पे, तो यहाँ का राजा होता है जमोरियन, यहाँ का राजा होता है जमोरियन। और जब ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करते हैं जमोरियन, क्योंकि इनको क्या लगता है कि अतिथि आ रहे हैं, व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। आप ही के यहाँ जब पहली बार कोई व्यापार करने के लिए आता है, बाहर का व्यापारी, तो आपको खुद लगता है कि वो गांव वाले से एक्स्ट्रा दाम दे के जाएगा, अपना शहर वाले से ज़्यादा कीमत देगा। बाहर ही सब्जी का सप्लाई करना हो तो लोग बाहर सब्जी को भेज देते हैं ताकि ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो जमोरियन को भी ऐसा लगा कि हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आ रही है तो बड़ा अच्छा बात है, क्योंकि पहले से भी भारत का व्यापारिक स्थिति ठीक थी, पहले भी मिस्र के साथ, यूरोप के साथ व्यापार होती रही थी। तो जमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, और जाते वक्त इनको ढेर सारे मसाले दिए। देखिए वास्को डी गामा ने खुद भी मसाला खरीदा था और बहुत सारे इनको मसाले दिए भी गए थे। तो इधर से जब वास्को डी गामा यूरोप गए और यहाँ जाकर बेचा तो 60 गुना का लाभ हुआ। ये लाभ किसको हुआ? वास्को डी गामा को, वास्को डी गामा को 60 गुना प्रॉफिट हुआ। मतलब बहुत हैवी प्रॉफिट था मेरे दोस्त। 6 गुना का बात नहीं कर रहे हैं, 60 गुना। ऐसे नहीं सोचे कि 1 लाख का 6 लाख हो गया, 1 लाख का 60 लाख हो गया। बहुत बड़ा प्रॉफिट था। ये देख करके वहाँ हर किसी का दिमाग खराब हो गया कि मतलब हमें भी जाना चाहिए। हर किसी का मूड बनता है कि चलो अब हम भी चलते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे इंडिया में भी आप अगर गांव से हैं तो देखते होंगे गांव घर में जब लोग सऊदी अरब चले जाते हैं तो वहाँ पे चूँकि उनका करेंसी हमसे मजबूत है तो वहाँ के पैसे जब इंडिया में आकर कन्वर्ट होता है तो बहुत ज़्यादा इनकम दिखते हैं। तो लोग एक होड़ मच जाती है ना कि चलो विदेश कमाने जाते हैं। विदेश का मतलब सीधा उनके दिमाग में होता है कि सऊदी अरब, कतर, दोहा ऐसे कमाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब वास्को डी गामा गए तो इन्हें 60 गुना का प्रॉफिट हुआ, 60 टाइम का प्रॉफिट था, मतलब इतना लाभ था। तो 1500 ईस्वी में, सन 1500 ईस्वी में एक और आदमी वहाँ से इंडिया आया जिनका नाम पेड्रो अल्वारेज था। इनका नाम पेड्रो अल्वारेज था, ठीक है ना। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज आए। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा वापस आए। वास्को डी गामा 2 बार आए दोस्त, एक बार 1498 में और एक 1502 में। इनके बीच में एक बार पेड्रो अल्वारेज आए। ये इतनी सारी डेट याद रखनी है। देखिए एक बार फिर से इसको देखिए। भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार चलती थी 1453 ईस्वी में अरब वालों ने कफ्तुनतुनिया में आक्रमण करके व्यापार को ठप कर दिया। यूरोप वासी को मसाले की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, ठंडी में ये पेपर सॉल्ट वगैरह की यूज करते थे। तो यूरोप वाले समुद्री रास्ते की खोज में निकले। इसी चक्कर में कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज कर दी,
ठीक 6 साल बाद वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज कर दिए। जिस रास्ते से भारत आए वास्को डी गामा, उस रास्ता का नाम केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, उस टाइम रख दिया गया था। जब वास्को डी गामा भारत से मसाला लेकर यूरोप गए, मतलब पुर्तगाल गए और वहाँ बेचे, तो उनको 60 गुना की लाभ हुई, तो लोगों में होड़ सी मच गई आने की। 2 साल बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज नामक आदमी भारत आए, वो भी कुछ मसाला उफाला ले जाके बेचा। उसके फिर 2 साल बाद, देखिए 1498 के बाद 2 साल बाद पेड्रो अल्वारेज, और फिर 2 साल बाद वास्को डी गामा वापस से भारत आए और फिर वो मसाला वगैरह लेकर के गए बेचे। और ये सभी जो काम कर रहे थे, वहाँ का राजा थे जिनका नाम था हेनरी, प्रिंस हेनरी नाम था। प्रिंस तो राजा के लिए लगा ही देते हैं। इनको द नेविगेटर भी कहते हैं, द नेविगेटर, ठीक है। नेविगेट करना मतलब होता है ढूंढना किसी चीज़ को, पॉइंट आउट करना, ठीक है। तो द नेविगेटर के नाम से प्रिंस हेनरी को जाना जाता है। इनके आगे प्रिंस लगा लीजिए तो पता रहेगा, इनका नाम का एक इज्जत है, प्रिंस हेनरी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि जब पुर्तगाल वाले कंपनी इंडिया आए, तो पूरा यूरोप में एक, मतलब जैसे होता है ना, इंडिया डेवलप करे, इंडिया कोई मिसाइल का परीक्षण करे तो पाकिस्तान भी चाहता है हम भी करेंगे, भले ही वो करने में सफल हो या ना हो, लेकिन प्रयास तो जरूर करता है। तो देखिए वैसे ही यूरोपीय कंपनी की अगर बात करते हैं, तो जैसे ही पुर्तगाल के वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज, वास्को डी गामा फिर से जाते हैं वापस, तो सभी देशों को ये अच्छा नहीं लगता, मतलब उनको इन्फेंस लगता है कि हमें भी जाना चाहिए। तो देखिए ये देखते हैं कि कंपनियां कौन कौन सी थी जो भारत में आई, उनका आगमन क्या था, स्थापना क्या था, पहली फैक्ट्री क्या थी। देखिए पहले तो इसको समझते हैं क्या है, जब भी इसको पढ़ेंगे तो ऐसे इसका क्रम में याद करेंगे। इसी क्रम में सभी कंपनियां आई है। एग्जाम में कभी कभी क्रम पूछ देता है कंपनियों का कि सही क्रम बताइए इंडिया में आने की। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, 1498 में, ऑब्वियस सी बात है, वास्को डी गामा आए थे। ऐसा याद रखें, पुर्तगाली, डच। ये डच जो है ना मेरे दोस्त, ये डच कौन है सर? देखिए डच ये हॉलैंड वाले को बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो हॉलैंड और हिंदी में बोले तो नीदरलैंड। ये ऐसे ही नाम है मेरे दोस्त जैसे इंडिया का इंडिया और भारत है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हॉलैंड बोलते हैं और हिंदी में नीदरलैंड, ठीक है ना। ओके, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए। ये क्रम याद होना चाहिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, ठीक है। देखिए पुर्तगाली 1498 में आए, ये तो याद रहेगा, अगर उधर वास्को डी गामा याद रहेगा तब। डच इनसे लगभग 100 साल बाद आए, तो पूरा 100 नहीं, कुछ कम में आए हैं, 1595 में। ऐसे ही ध्यान में रखेंगे, 1498, फिर डच आए 1595, फिर अंग्रेज सन 1600 में भारत आए, ठीक है, पूरे 1600 ईस्वी में, ठीक है। जैसे 2000 था ना, ऐसे 1600 रहा होगा, तो वो 1600 में अंग्रेज आए। फ्रेंच 1664 में आए। देखिए ये आने का क्रम जो है, मतलब ये जब वहाँ पे चले थे कि हाँ इंडिया जाना है, तब का ये क्रम है कि इंडिया के लिए वो 1498 में चले, 1595 में चले, 1600 में चले, 1664 में चले। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आगमन और स्थापना क्या है। देखिए ये आने का क्रम है और ये कंपनी की स्थापना की क्रम है। देखिए दोस्त, मकसद 2 होता है। एक पर्सनल आदमी कोई व्यापार करने के लिए जा रहा है, जैसे अगर यूरोप से कोई पर्सनल आदमी व्यापार करने के लिए आया, ये सपोज कीजिए आप किसी मकसद से सऊदी अरब गए, तो पर्सनली व्यापार करने के लिए गए, तो वो आप किसी कंपनी के संगठन में तो नहीं गए ना। लेकिन अगर कोई कंपनी जैसे भेल, HPCL, NTPC, कोई भी कंपनी आपको अपने अंडर में, कोल इंडिया लिमिटेड अपने अंडर में भेजती है कि नहीं आप वहाँ जाइए, तब उसको कहते हैं कोई कंपनी गई है ना। आप कंपनी का मेंबर बन के जाते हैं तो कंपनी गई है। तो ये सारे जो लोग आ रहे थे, ये अकेले आ रहे थे या कंपनी आ रहे थे, और जिस कंपनी के साथ आ रहे थे वो कंपनी की स्थापना कब हुई, उसका कब मकसद बना कि आपको इंडिया जाना है, ये वो डेट है। मतलब कंपनी की स्थापना की डेट है कि वो कंपनी कब बनी। मायने नहीं रखता कि इंडिया में बनी या वो अपने देश में बनी, बस ये बोल रहा है कि कब बनी, ठीक है। आगमन 1498, 1595, 1600, 1664, ठीक है। स्थापना की बात करते हैं तो पुर्तगाली की स्थापना उसी साल हुआ, ऐसे याद रखेंगे। जिस साल वो इंडिया आ रहे थे, स्थापना उसी साल हुई। द हेनरी, यही प्रिंस द हेनरी, ठीक है ना, इन्होंने ही स्थापना किया था 1498 में, ठीक है। उसके बाद में डच, ये डच का क्या हुआ दोस्त कि ये डच जो 1595 में आए थे, ये कंपनी के थ्रू नहीं आए थे, ये ऐसे निजी तौर पे आ गए थे, ठीक है ना।
तो 1595 में डच आए, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ। यहाँ बहुत दिन व्यापार किए, तो अकेले अकेले व्यापार करके इन लोगों को लगा कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, चूँकि तब तक अंग्रेज भी यहाँ आ चुके थे, तो इनको लगा कि हैवी कंपटीशन इधर उधर पे हो जाएगा, तो अकेले अकेले कोई मतलब नहीं, एक कंपनी बनाकर व्यापार करते हैं। तो इनकी कंपनी की स्थापना बाद में हुई। ध्यान रखिएगा, केवल डच ही एक ऐसा है जिसका कंपनी की स्थापना बाद में होती है, बाकी सभी जो है उसका कंपनी की स्थापना आगमन के ही साल में हो जाता है। मतलब पुर्तगाल की 1498 में, डच को अगर छोड़ दिया जाए तो अंग्रेज का 1600 में, फ्रेंच का 1664 में, ठीक है। डच आते 1595 में है, लेकिन कंपनी की स्थापना 1602 में हो जाती है। तो देखिए इसी में बच्चा कन्फ्यूज कर जाता है। आगमन का क्रम पूछेगा तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, लेकिन अगर स्थापना का क्रम पूछेगा तो पुर्तगाल, अंग्रेज, डच और फ्रेंच, ठीक है ना। ये डच और अंग्रेज स्थापना के क्रम में पलट जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब पहली फैक्ट्री की बात करते हैं कि इंडिया में आए तो पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ कहाँ किया। देखिए पुर्तगाल वाले अभी जैसा देखे हम लोग कि नीचे आए थे कोचीन में, कालीकट बंदरगाह पे जमोरियन स्वागत किए थे, तो नीचे ही फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। तो पुर्तगाली ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ बनाया, कोचीन में। कब बनाए, जब वो चले थे उसके ठीक 5 साल बाद। ऐसे याद रखेंगे, जब चले थे तो उनको फैक्ट्री बनाने में एक 5 वर्षीय योजना लग गई, ऐसे दिमाग में रखिए कि पूरा 5 साल एक नेता निपट गया इंडिया के हिसाब से सोचिए तो, ठीक है ना। तो पुर्तगाली कंपनी 1498 में चली, 1498 में स्थापना हुआ, कोचीन में फैक्ट्री बनाई 1503 में, ठीक है। डच के बारे में देखते हैं, 1595 में चले थे, 1602 में स्थापना हुई, मफुलीपट्टम में पहली फैक्ट्री बनाया, मफुलीपट्टम में 1605 ईस्वी में। यहाँ पहुँचने के बाद 3 साल इनको लगे फैक्ट्री बनाने में, ठीक है ना। ऐसे याद रखिएगा कि डच को फैक्ट्री बनाने में 3 साल लगे, मतलब इससे कुछ कम लगे, 5 फिर 3 और डिवीजन, ऐसे दिमाग में रखिएगा, याद हो जाएगा। डच के बाद अंग्रेज की बात करते हैं। अंग्रेज 1600 में आए, 1600 में कंपनी की स्थापना हो गई। इनकी पहली कंपनी सूरत में लगी 1608 में। देखिए इन दोनों का डेटा को जोड़ दीजिए, ये 5 साल बाद में स्थापना हुई, ये 3 साल बाद में स्थापना हुई, ये 8 साल बाद में स्थापना हुई। इन दोनों को 5 और 3 को जोड़ के याद रखिएगा, 8 साल बाद स्थापना हुई। ये अपना अपना ट्रिक है दिमाग में रखने का, आपको जैसे समझ में आता रखिए, ये अपना बेस्ट बता रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, कभी कभी ना क्वेश्चन में फंसा देता है कि सर कभी आंसर सूरत हो जाता है, कभी मफुलीपट्टम हो जाता है। देखिए हुआ क्या था, एक्चुअली में जब अंग्रेज आए थे तो पहली फैक्ट्री सूरत में लगाने के लिए 1608 ईस्वी में जिक्र हुआ जहांगीर से कि हाँ फैक्ट्री लगाना है। तो 1608 ईस्वी में फैक्ट्री सूरत में लगाना शुरू किए, लेकिन इसी बीच में जहांगीर से कुछ बात पे अड़चन हो गई, मतलब कुछ बात के लिए मैटर फंस गया यहाँ पे पेंच, मतलब पूरा बात क्लियर नहीं हो पाई, तो इस फैक्ट्री का निर्माण रुक गया था। इसी बीच में अंग्रेज ने 1611 ईस्वी में मफुलीपट्टम में फैक्ट्री बनाना शुरू किया और 1611 में ही बना लिया। लेकिन जो सूरत की फैक्ट्री रुकी थी वो फिर 1613 ईस्वी में कंप्लीट कर ली गई। तब देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या फंसाता है, अगर बोले कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की, सीधा आंसर सूरत होगा। कब की, 1608 होगा। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पहली फैक्ट्री कहाँ थी, सूरत होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछे अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री जो पूर्णतः निर्माण कर लिया गया था, तब मफुलीपट्टम होगा। जब तक जोड़ दे के ना पूछे ना मेरे दोस्त कि पूर्णतः कंप्लीटेड एकदम, मतलब कंप्लीटली बन गया था, तब तक आप मफुलीपट्टम आंसर नहीं करेंगे, सूरत ही आंसर करेंगे। लेकिन अगर फोर्सफुल्ली पूछे तो मफुलीपट्टम आंसर होगा एक। दूसरा, किसी किसी क्वेश्चन में सूरत आंसर नहीं देता है, जानबूझ के वो नहीं देता है कि टैली ना कर जाए। सूरत और मफुलीपट्टम ऐसे जनरली क्वेश्चन में आंसर नहीं दिखते हैं, पर दिख जाते हैं अगर ऑप्शन में, तो सूरत ही होगा। अगर फोर्सफुल्ली नहीं पूछा है तो, फोर्सफुल्ली पूछता है तो मफुलीपट्टम होगा, अदरवाइज एक जो दिखेगा वही आंसर होगा। और जब मफुलीपट्टम लगेगा तो फिर आंसर 1611 सही होगा, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे इस बात को। उसके बाद है फ्रेंच। देखिए सबके आगे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसी कंपनी की स्थापना हुई थी। देखेंगे फ्रेंच 1664 में आए, लुई 14वां थे उस वक्त शासक, पढ़ाएंगे आगे भी ये सब बातें। फ्रेंच 1664 में आए, बताए थे, उसी वर्ष कंपनी की स्थापना हुई, अगर डच को छोड़ दिया जाए तो। ये भी अपना फैक्ट्री वैसे ही लगाएगा जैसे अंग्रेज लगाए थे। तो फ्रेंच ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया, सूरत में, और दूसरी फैक्ट्री ये भी मफुलीपट्टम में लगाएगा, ठीक है। तो फ्रेंच 1664 में आया, 1664 में कंपनी की स्थापना, सूरत में पहली फैक्ट्री जो कि 1668 ईस्वी में लगी। ये 4 साल बाद लगाए। फिर से देखिएगा, डच पुर्तगाली 1498 में चले थे, 1498 में ही कंपनी की स्थापना हुई। इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में किया 1503 में, 5 साल लगे बनाने में। दूसरा डच को देखिएगा,
1595 में चले, 1602 में कंपनी की स्थापना हुई, मतलब ब्रिटिश के बाद हुई है। 1602 में स्थापना हुई डच की। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई और इनका जो ईस्वी था 3 वर्ष बाद लगाए थे, मतलब 1602 में कंपनी की स्थापना हुई, 1605 ईस्वी में फैक्ट्री लगा। ठीक है, अंग्रेज के बारे में समझते हैं, इस ब्रिटिश के बारे में। 1600 ईस्वी में चले थे, 1600 में कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, पढ़े होंगे 31 दिसंबर 1600, नहीं तो पढ़ेंगे आगे अभी। 1600 में चले थे, 1600 में स्थापना हुई, सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई, 1608 में काम शुरू हुआ, 13 में कंप्लीट हुआ, और मसूलीपट्टनम में 1611 में तब तक बीच में फैक्ट्री बनकर तैयार हो गया। तो ये 5 साल बाद, ये 3 साल बाद, तो ये 8 साल बाद फैक्ट्री लगी, मतलब 1600 से 1608। फ्रेंच वालों को देखेंगे, ये फ्रांसीसी थे, ये 1664 में चले थे, 64 में ही कंपनी की स्थापना हुई, सूरत में पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में। ठीक है मेरे दोस्त, डच, हॉलैंड या नीदरलैंड वाले को बोलते हैं। ठीक है, ये कफ्तुनतुनिया 1453 ईस्वी में अरब ने आक्रमण करके व्यापार को ठप कर दिया था। बाकी ये सारी डेटा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, ये थोड़ा डेटा इसमें ज़्यादा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। इसके आगे जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये डेटा ध्यान में होनी चाहिए मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये इसीलिए हम चार्ट वाइज फॉर्म में पढ़ाएं ताकि आसान होता है। ठीक है, आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।